गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत से संबंधित विभिन्न समीकरण जो कि उत्पादन, रोजगार, कीमतों, मजदूरी, ब्याज दर, बचत, निवेश एवं मौद्रिक मजदूरी आदि के पारस्परिक संबंधों को और उन समीकरण या इक्वेशन द्वारा किस प्रकार से इनका निर्धारण किया जा सकता है, इस पर चर्चा कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत या क्लासिकल प्रणाली में उत्पादन, रोजगार, कीमतों, वास्तविक मजदूरी, मौद्रिक मजदूरी आदि का निर्धारण और परस्पर उनकी निर्भरता किस द्वारा हम रेखाचित्रों की सहायता से व्याख्या कर सकते हैं, किस प्रकार हम रेखाचित्र की सहायता से इसे समझ सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित सिद्धांत के मॉडल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण बिना बचत एवं निवेश के, यानी कि पहला हमारा होगा कि क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण बिना बचत एवं निवेश, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट से तात्पर्य रहेगा कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों द्वारा, उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा जितनी आय अर्जित की जा रही है वो पूर्ण रूप से उपभोग पर खर्च की जा रही है, अर्थात बचतें नहीं की जा रही है, बचत शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी अर्जित आय है वो संपूर्ण रूप से व्यय कर दी गई है। दूसरा मॉडल हम देखेंगे जिसमें कि बचत और निवेश को शामिल किया गया है। व्हेनेवर कंजम्पशन इज़ नॉट इक्वल टू इनकम, यानी कि आय में से उपभोग पर व्यय तो किया जाएगा लेकिन कुछ भाग आय का बचा लिया जाएगा, बचत की जाएगी। बचत के साथ किस प्रकार से निवेश किया जाएगा उसे हम देखेंगे। फिलहाल पहले हम देख रहे हैं क्लासिकल मॉडल में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण बिना बचत एवं निवेश के। बिना बचत एवं निवेश किए हमें इस डायग्राम को 4 पैनल में देख रहे हैं। ए, यानी कि ए भाग में हम उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण रोजगार के निर्धारण द्वारा उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार से हो रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है। रोजगार का निर्धारण श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति जहाँ संतुलन में है उसके द्वारा किया जाएगा। पैनल सी जो है, ये पैनल सी मौद्रिक स्थिति यानी मुद्रा बाजार में मुद्रा की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित हो रहा है। साथ ही 4th वन हम देखेंगे कि श्रम बाजार में वास्तविक मजदूरी W/P किस प्रकार से मौद्रिक मजदूरी और कीमतों का अनुपात है और इसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। चलिए, तो पहले हम पैनल ए से देखेंगे इसे। चित्र के पैनल ए में उत्पादन O इक्वल्स टू, यानी कि O इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ NKTL दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। O इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ NKTL, यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ NKTL। इस जो कर्व को आप देखें ओरिजिन से लेके O तक, ये इस प्रकार से बनाया गया है कि उत्पादन की जो मात्रा है OQ1, उत्पादन की मात्रा कितनी है OQ1, रोजगार ON1 द्वारा निर्धारित हो रही है। मतलब कितना उत्पादन होगा ये कितने लोगों के द्वारा या कितने श्रमिक काम पर लगे हैं उसके द्वारा निर्धारित हो रहा है। तो ON श्रमिकों द्वारा या ON रोजगार स्तर से उत्पादन कितना किया जा रहा है OQ1, अर्थात उत्पादन का निर्धारण किस पर निर्भर कर रहा है, रोजगार की मात्रा पर। इसी के साथ उत्पादन पर पूंजी, स्टॉक, टेक्नोलॉजी, श्रम की मात्रा, इन सभी का प्रभाव तो होता है लेकिन इसे स्थिर मान लिया गया है। कैसे कि पूंजी, स्टॉक के, उत्पादन प्रौद्योगिकी T और प्राकृतिक साधनों की मात्रा L जो है वह स्थिर मान ली गई है, अर्थात कुल उत्पादन रोजगार का फलन है, न कि पूंजी, स्टॉक, उत्पादन प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधनों का। इससे तात्पर्य यह है कि उत्पादन पर इनका प्रभाव तो होता है लेकिन उस अवधि में इसे स्थिर मान लिया गया है। स्थिर से तात्पर्य शून्य से नहीं है, हम इसकी एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और एब्सेंस ऑफ कैपिटल स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। उत्पादन के संसाधनों की मात्रा को हमने दिया हुआ मान लिया है, टेक्नोलॉजी को हमने दिया हुआ मान लिया है, पूंजी स्टॉक को दिया हुआ मान लिया गया है और दिए हुए इस स्तर पर उत्पादन की मात्रा रोजगार की मात्रा पर निर्भर कर रही है। इसी प्रकार से कुल उत्पादन
जो कि रोजगार की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, यह रोजगार की मात्रा ON1 श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति द्वारा निर्धारित हो रही है। किसके द्वारा निर्धारित हो रही है? श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति। DL जो कि नेगेटिवली स्लॉप्ड है, रोजगार की मात्रा जो है, जो श्रम की मांग है, वो वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है। वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है, अर्थात वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की मांग घटेगी, वास्तविक मजदूरी घटने पर श्रम की मांग बढ़ेगी। क्योंकि वास्तविक मजदूरी एक प्रकार से जो नियोक्ता होते हैं, जो श्रमिकों को काम पर लगाते हैं, श्रमिकों की मांग करते हैं, उनके लिए वास्तविक मजदूरी एक प्रकार की लागत है। तो यदि वास्तविक मजदूरी में गिरावट हो रही है तो श्रम की मांग बढ़ेगी, और यदि वास्तविक मजदूरी बढ़ रही है तो श्रम की मांग घटेगी। इसी प्रकार से श्रम की पूर्ति जो कि पॉजिटिवली स्लॉप्ड है, ये धनात्मक ढाल वाला है, SL सप्लाई ऑफ लेबर को दर्शा रहा है। श्रम की पूर्ति अर्थात रोजगार की जो मात्रा है, जो श्रमिकों की तरफ से की जा रही है, ये वास्तविक मजदूरी का धनात्मक फलन है। और धनात्मक फलन यानी कि चूँकि श्रमिकों के लिए एक प्रकार से प्राप्तियां हैं, श्रमिकों को प्राप्त हो रही मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति को बता रही है, इसलिए यदि वास्तविक मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए वास्तविक मजदूरी से श्रम की पूर्ति प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित है या निर्भर करती है। वास्तविक मजदूरी के बढ़ने पर श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और वास्तविक मजदूरी घटने पर श्रम की पूर्ति घटेगी। ये जो श्रम की मांग और श्रम की जो पूर्ति है, ये जहाँ कहीं इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात परस्पर समान होते हैं, वह संतुलन का बिंदु है। संतुलन के इस बिंदु पर रोजगार का निर्धारण ON1 हो रहा है और संतुलित वास्तविक मजदूरी का निर्धारण W/P1 पर हुआ है। इस प्रकार से श्रम बाजार में निर्धारित रोजगार के स्तर ON1 जब उत्पादन प्रक्रिया में लगेंगे तो उत्पादन कितना किया जाएगा? OQ1। आप देख रहे हैं, आप इसे इस प्रकार से समझें। श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति द्वारा संतुलन के बिंदु पर ON1 रोजगार का निर्धारण हो रहा है। ON1 रोजगार के द्वारा ये है उत्पादन वक्र, आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ NKTL। यह जहाँ कहीं इस वक्र को इंटरसेक्ट करेगा, इससे उत्पादन की मात्रा निर्धारित हो रही है OQ1। यह उत्पादन की मात्रा यानी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जब मुद्रा बाजार की तरफ मूव करती हैं, यानी कि OQ1 उत्पादन हो रहा है, OQ1 उत्पादन पर M1V मुद्रा की पूर्ति रेखा है। M1V क्या है? मुद्रा की पूर्ति रेखा है। इस मुद्रा की पूर्ति रेखा पर M1V पर जो वास्तविक मुद्रा की मात्रा व चलन गति के गुणनफल से प्राप्त हुई है, ये M1V है क्या? वास्तविक मुद्रा की मात्रा और उसकी चलन गति का गुणनफल है। जबकि उत्पादन की मात्रा कितनी है? OQ1। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन पर कीमत स्तर P1 है। कितना है? P1। ये है पैनल C। फिर से आप देख सकते हैं, उत्पादन की मात्रा OQ1 और यानी कि कुल कितनी वस्तुएं सेवाएं बिकेगी? OQ1। मुद्रा की पूर्ति कितनी है? M1V। ये जो कर्व है वो M1V बता रहा है कि OQ1 मात्रा उत्पादन की बिकेगी और मुद्रा की उपलब्धता या मुद्रा की पूर्ति कितनी है? M1V। Q1 उत्पादन की मात्रा जब M1V से इंटरसेक्ट करेगी तो कीमत स्तर का निर्धारण OP1 पर होगा। और इस कीमत स्तर OP1 पर आप देखेंगे कि जब हम पैनल D पर जाते हैं, ये P1 का निर्धारण पैनल C पर हुआ है, ये P1 एक्सेप्ट की जाती हैं, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है या जो भी उपभोक्ता वर्ग है उनके लिए कीमतें दी हुई है। इस दी हुई कीमतों पर
श्रमिकों को मजदूरी कितनी प्राप्त हो रही है? नकद मजदूरी बच्चों, जिसको हम मौद्रिक मजदूरी भी कहते हैं, OW1। ये OW1 मौद्रिक मजदूरी है, कीमत है OP1। इन दोनों का जब हम अनुपात देखेंगे तो हमें प्राप्त होगी W/P1 लाइन। ये जो लाइन हम फाइनली आपको बता रहे हैं, ये लाइन वास्तविक मजदूरी रेखा है। कौन सी रेखा है? वास्तविक मजदूरी रेखा। वास्तविक मजदूरी से तात्पर्य होता है मौद्रिक मजदूरी और कीमत का अनुपात। यही तो है। न्यूमरेटर में क्या है? W/P। इन दोनों के अनुपात को जब हम एक साथ देखते हैं तो इसे हम वास्तविक मजदूरी कहते हैं। वास्तविक मजदूरी यानी रियल वेजेस यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी वेजेस, अर्थात मौद्रिक मजदूरी की क्रय शक्ति कितनी है, ये कीमत स्तर द्वारा निर्धारित होता है। ये था बचत एवं निवेश रहित या बिना बचत एवं निवेश के प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण। अब हम देखेंगे कि अभी तो ये स्टेबिलिटी है यहाँ। मान लीजिए कि श्रम की पूर्ति में कोई परिवर्तन होता है। वेन एवर अ चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर, इससे क्या तात्पर्य है? इसे आप देखें। हम चूँकि श्रम की पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव देखना चाह रहे हैं, इसलिए आप पैनल बी पर ध्यान देंगे। पैनल बी में श्रम की पूर्ति मान लीजिए कि बढ़ गई है। आप इसे देख भी सकते हैं कि यदि श्रम की पूर्ति में वृद्धि होती है, जब दिए हुए उत्पादन फलन तथा मुद्रा की पूर्ति की अवस्था में अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति बढ़ती है या वृद्धि होती है, तो बढ़े हुए अतिरिक्त श्रम को मौद्रिक मजदूरी में कमी करके ही घटी हुई, जब हम मौद्रिक मजदूरी को कम करेंगे तो वास्तविक मजदूरी घट जाएगी, और घटने पर ही हम अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार दे पाएंगे या अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार देना संभव हो पाएगा। क्योंकि वास्तविक मजदूरी में कमी से श्रम की मांग एवं बढ़ी हुई पूर्ति में साम्य संभव होगा। तो हम पैनल बी से स्टार्ट कर सकते हैं। पैनल बी आपको दर्शा रहा है कि श्रम का मांग वक्र DL तथा श्रम का जो पूर्ति वक्र है वो पहले SL है, और श्रम की SL श्रम की पूर्ति है, DL श्रम की मांग है, E संतुलन का बिंदु है। इस E बिंदु के हिसाब से रोजगार का निर्धारण कहाँ हो रहा है? ON1 पर, और N1 रोजगार के स्तर पर ON1 रोजगार के स्तर, और वास्तविक मजदूरी कितनी है? W/P1। अब मान लीजिए कि श्रम की पूर्ति बढ़ती है और बढ़कर ये कर्व SL1 हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो रहा है? SL1। पहले कितना था? SL। उत्पादन फलन स्थिर रहते हुए रोजगार के स्तर में जैसे ही वृद्धि होती है, रोजगार का नया संतुलन बिंदु कहाँ आ गया? E1 पर। नया संतुलन बिंदु E1, रोजगार की नई मात्रा ON2, और ON2 का निर्धारण होता है तो उत्पादन रोजगार की मात्रा बढ़ने के साथ साथ, रोजगार का स्तर बढ़ने के साथ उत्पादन भी OQ1 से बढ़कर OQ2, क्योंकि N1 इसको यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा था, अब N2 यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और इसके अकॉर्डिंग उत्पादन कितना होगा? Q2। इसे आप देख सकते हैं, Q2 उत्पादन की मात्रा निर्धारित होती है। उत्पादन फलन स्थिर रहते हुए उत्पादन रोजगार के स्तर में वृद्धि के कारण OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रम की पूर्ति में वृद्धि के कारण बढ़े हुए रोजगार पर उत्पादन भी पहले की अपेक्षा अधिक होगा। अब हम पैनल C की तरफ ध्यान देंगे। ये आपका पैनल C है। C पैनल के अकॉर्डिंग ये मुद्रा बाजार को व्यक्त कर रहा है। MV मुद्रा की पूर्ति है
मुद्रा की पूर्ति मान लीजिए कि स्थिर है। जब उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, उत्पादन OQ1 से बढ़कर कितना हो गया है, OQ2 हो चुका है, इसलिए अर्थात वस्तुएं सेवाओं की पूर्ति भी मार्केट में क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसलिए कीमत स्तर भी पहले से कम होकर OP1 हो जाएगा। कीमत स्तर घटकर कीमत स्तर P2 से गिरकर P1 हो जाएगा। कीमत स्तर क्यों गिरा है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हो गई है। उत्पादन में वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि अतिरिक्त श्रमिक रोजगार में आ गए हैं। अब ये अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार हम कैसे दे पाए, पैनल बी पर देखें, वास्तविक मजदूरी को घटाकर। किसको घटाकर, वास्तविक मजदूरी के घटने पर ही अतिरिक्त श्रमिकों को काम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहते हुए जो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उत्पादन बढ़ता है, मार्केट में कमोडिटीज़ की यानी वस्तुएं सेवाओं की पूर्ति बढ़ती है, जो कि सामान्य कीमत स्तर को गिरा देती है, और कीमत स्तर घटकर P2 से कितना हो जाएगा, P1, जो कि उत्पादन में वृद्धि का परिणाम है। अब आप देखेंगे पैनल नंबर डी पैनल आपको वास्तविक मजदूरी रेखा जो पहले W अपॉन P1 थी, वो अब घटकर W/2 हो जाएगी, W/P2। इसका कारण ये है कि जब श्रमिकों की पूर्ति बढ़ी, whenever increase in supply of labor, तो अतिरिक्त श्रमिक जब काम पर आए, तो ऐसे में वास्तविक मजदूरी दर W/P2 गिर गई है। इसका कारण यह है कि घटी हुई मजदूरी पर ही अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जा सकता है। किंतु यदि मौद्रिक मजदूरी में भी कमी कीमत स्तर के बराबर हो तो वास्तविक मजदूरी नहीं घटेगी। वास्तविक मजदूरी के घटने के लिए यह आवश्यक है कि कीमतों में होने वाली जो गिरावट है वो मौद्रिक मजदूरी में गिरावट से कम होनी चाहिए। यानी कि मौद्रिक मजदूरी में अधिक गिरावट हुई है बजाय के कीमतों में गिरावट से, अतः मौद्रिक मजदूरी W1 से W2 घट गई है, कीमत स्तर P2 से घटकर P1 हो गया है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है वो W2 और कीमत स्तर P1 से P2 हो जाने के कारण वास्तविक मजदूरी में गिरावट हो गई है। तो ये था कि यदि श्रम की पूर्ति में वृद्धि होने पर संपूर्ण बाजार पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि यदि श्रम की मांग में परिवर्तन हो जाए, whenever change in demand for labor, इसका क्या इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर हो सकता है, उसे हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था में जब श्रम की पूर्ति SL तथा मुद्रा की मात्रा और इसका चलन वेग स्थिर रहें, लेकिन श्रम की मांग बढ़ जाए, श्रम की मांग DL से बढ़कर कितनी हो रही है, DL1 हो जाए, तो श्रम की उत्पादकता में वृद्धि संभव है। और जब उत्पादन तकनीक में भी वृद्धि होती है तब भी श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ जाती है। बच्चों, हमने इक्वेशन जब आपको बताई थी, तो हम जब समीकरण पढ़ रहे थे तब बताया गया था कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी का ऋणात्मक फलन है और श्रम की मांग श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता पर भी निर्भर करती है। इससे उत्पादन फलन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। श्रम का पूर्ति वक्र SL अगर हम स्थिर मान लें, ये SL को राइट साइड टर्न नहीं करना है हमें, केवल श्रम का पूर्ति वक्र कौन सा रहे, SL। तो नया जो संतुलन बिंदु है नई मांग और पूर्ति के हिसाब से, नई पूर्ति नई नहीं है, पूर्ति वही है, श्रम की मांग कितनी है, E1। तो श्रम की मांग कब बढ़ सकती है, जब उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता बढ़ रही है। अब ऐसे में श्रम का मांग वक्र DL1 हो चुका है। श्रम का नई मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो पूर्व का है वो E1 पर इंटरसेक्ट करते हैं, अर्थात वास्तविक मजदूरी W/P1 से बढ़कर कितनी हो गई है, W/P2 हो चुकी है, और रोजगार का स्तर N1 से बढ़कर N2 हो चुका है। अब ऐसा होने से चूँकि जो उत्पादन फलन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका है, उत्पादन का स्तर Q1 से बढ़कर Q2 हो गया है, और मुद्रा की पूर्ति और चलन वेग के स्थिर रहने पर कीमत स्तर P1 से बढ़कर P2 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में जब उत्पादन की मात्रा बढ़ गई है
और लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा वही है, तो वो पहले से ज़्यादा मुद्रा की मांग कर रहे हैं, अर्थात मुद्रा की पूर्ति और चलन वेग स्थिर है। इसके कारण कीमत स्तर P1 से यानी कि P1 से घटकर P2 हो जाएगा और जो मुद्रा बाजार में संतुलन है कुल मांग एवं कुल पूर्ति में, वो PQ = MV होगा। अब आप देखेंगे कि जो श्रम बाजार है, श्रम बाजार में श्रम की मांग बढ़ने के कारण वास्तविक मजदूरी W/P1 से बढ़कर W/P2 हो चुकी है। और अगर आप इसे इस पैनल पर देखें तो W/P1 पहले था, जो कि अब ये पहले वाली रेखा है, और अब वास्तविक मजदूरी बढ़ने से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा बढ़ने का कारण क्या है कि मौद्रिक मजदूरी W1 से बढ़कर W2 हो चुकी है, और जो मुद्रा की पूर्ति स्थिर है इसलिए कीमत स्तर घट गया है। इस प्रकार से जो कीमत स्तर में गिरावट है वो P1 से P2 है। कितना है? P1 से P2, और मौद्रिक मजदूरी W1 से बढ़कर W2, इसलिए वास्तविक मजदूरी यानी कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर घट रहा है, इसलिए वास्तविक मजदूरी W/P1 से बढ़कर कितनी हुई है? W/P2। अर्थात नियोक्ताओं के द्वारा जब अधिक श्रमिकों की मांग की जा रही है तो अधिक श्रमिक क्यों की जा रही होगी? क्योंकि नियोक्ता को ये महसूस हो रहा है कि उसे श्रमिक जो मांग कर रहे हैं, जो श्रमिकों की वो मांग कर रहा है, चूँकि उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अर्थात एक अतिरिक्त श्रमिक को लगाने पर उत्पादन में जो उनका योगदान है, चूँकि वो बढ़ गया है, इसलिए वो अधिक श्रमिकों की मांग कर रहे हैं। तो श्रमिक वर्ग भी उसकी अधिक पूर्ति तभी करेंगे जब उन्हें पहले से अधिक वास्तविक मजदूरी ऑफ़र की जाएगी। तो ये था क्लासिकल मॉडल में बचत एवं निवेश रहित उत्पादन, रोजगार, श्रम बाजार, मौद्रिक क्षेत्र, इन सभी में संतुलन। और यदि श्रम की मांग एवं पूर्ति में कोई परिवर्तन होता है तो इसका क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा, उसे भी हमने देखा है।